चलने वाले इस फेस्टिवल में इस वक्त हमारे साथ विदुषी संध्या आप्टे जी मौजूद हैं, जो कि पुणे से हैं। आइए उनसे जानते हैं कि लखनऊ में उनका संगीत का ये सफ़र कैसा रहा। मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, जी। तो मैं भी बड़ी उत्सुक हूँ कि इस यहाँ के स्टूडेंट के, यहाँ के लोगों को मेरे बारे में क्या राय बनी है आज। जी। वो भी मैं उनसे जानना चाहूँगी। मुझे ओके। तो अच्छा लग रहा है, जी। लेकिन अभी 2 दिन बाकी है, तो वो दो दिनों में मैं देखना चाहूँगी कि वो कितना इंटरेस्ट लेते हैं, क्या मुझसे पूछना चाहते हैं, ताकि मुझे भी समझ में आए कि उनको क्या देना चाहिए। जी। संध्या जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में ये जो मौसीक़ी का और संगीत का सफ़र शुरू हुआ, उस शुरुआती दौर के बारे में हमें कुछ बताइए। हमारे घर में संगीत हमारे दादाजी के ज़रिए आया। जी। मेरे दादाजी पंडित विष्णु दिगंबर जी के शिष्य रहे हैं, जी। तो वो तो एक्चुअली गायक थे, लेकिन हमारे घर में सितार का सिलसिला मेरे पिताजी से शुरू हुआ, जो भी एक अपने वक्त के एक बहुत उच्च श्रेणी के सितार वादक थे। जी। उनसे हमारे हाथ में पहली बार सितार आया, जी। और उनके सिखाने के बदौलत ही हम माजी के हमारे गुरु माँ के पास पहुँचे, अच्छा। और उन्होंने हमको एक्सेप्ट किया। जी। इसीलिए उनकी तालीम मेरे लिए बहुत मायने रखती है। नहीं तो हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि माँ जी पहली बार में बोलेंगे कि हम सिखाने के लिए राज़ी है। अच्छा। ये तो हमारे लिए इतने सौभाग्य की बात है कि मैं बता नहीं सकती आपको। बहुत सारे जन्मों का पुण्य इस जन्म में आया है, जी। तो हम उनसे एक्सेप्ट किए गए। जी। संध्या जी, एक चीज़ मैं आपसे और ये जानना चाहूँगी कि चूँकि आपने बताया कि आपके परिवार में संगीत था, तो आपने अपने शौक़ से इसे चुना, या फिर जैसे होता है कि परिवार में, घराने में अगर संगीत पहले से है, तो बाल्यावस्था से ही सिखाया जाना शुरू कर दिया जाता है? ये वैसे तो हम दादाजी से पहले गाना सीखे, अच्छा। और हमारे पिताजी की यह राय थी कि मेरे भाई सुधीर जी जी। और मैं, हम दोनों को सितार ही सिखाया जाना चाहिए। उनकी इच्छा थी, अच्छा। क्योंकि वो खुद एक सितार वादक थे, अच्छा। और उन्होंने सोचा था कि मन में ठान लिया था कि उनको सितार ही सिखाएंगे। जी। तो उनकी इच्छा से हम सितार सीखना सीखना शुरू किया। संध्या जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सुरबहार और सितार, एक अमूमन कन्फ्यूजन होता है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, आप अगर बताना चाहें इस पर। स्ट्रक्चर में देखा जाए तो वो सितार से बड़ा होता है, हाँ। साइज़ में बड़ा होता है, हम्म। और मेन डिफरेंस जो है उसमें आलाप जोड़ बजाए जाते हैं ज़्यादातर। अच्छा। उसका स्केल भी बहुत नीचे होता है, और उसको जो खींच होती है, मिंड जिसको हम बोलते हैं, जी। जी। वो सितार में आमतौर पे 5 नोट खींच सकते हैं हम लोग, और सुर बहार में तो 7-7 8-8 सुर खींचते हैं, अच्छा। एक सप्तक के दूसरे सप्तक के सातक, मतलब इतना लंबा उसमें खींच होती है। अच्छा। हाँ, ओके। तो सुर बहार में ज़्यादातर ताल के साथ नहीं, आलाप जोड़ ज़्यादा बजते हैं, और वो ध्रुपद अंग से बजता है। जाते जाते एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी, और वो ये है कि जो इस तरह के आयोजन होते हैं, समारोह होते हैं, इनसे संगीत प्रेमियों को किस तरह का लाभ होता है और क्यों होने चाहिए ये? हाँ, जो वो जानना चाहते हैं, अगर कोई इंटरेस्टली लेकर कि सीरियसली कुछ करना चाहता है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हर घराने से या सबसे जानकारी ले ले, सबसे टेक्निक सीखे। जी। उनके लिए तो लाभदायक होता ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पंडित बसंत कावरा जी, जो कि जोधपुर से ताल्लुक़ रखते हैं। सर, सबसे पहले आप अपनी ज़िंदगी के शुरुआती सफ़र में ये जो मौसीक़ी का साथ है, इंस्ट्रूमेंट का साथ है, इसके बारे में हमें बताइए। मेरे पिताजी दामोदर लाल जी काबरा, उस्ताद अली अकबर खां साहब जब जोधपुर दास दरबार में थे, तो उनके सबसे पहले गंडाबंद शागिर्द अच्छा। वही थे। अच्छा। और फिर मेरे अंकल ब्रिजभूषण जी गिटार बजाते हैं, अभी नहीं रहता हूँ ना, पर वो भी उनके ही शिष्य थे, अली अकबर खां साहब के। तो मैंने मेरी बिगनिंग उनसे ही शुरू की, पिताजी से। फिर माँ के पास मुझे पिताजी लेके गए थे, तो माँ मतलब माँ तो पहले बोले कि अपने भैया, मेरे मतलब भाई के पास, भैया के पास ले जाओ, अली अकबर खान से। वो मेरे पिताजी की इच्छा थी कि माँ से सीखूँ मैं। अच्छा। हाँ, पर वो माँ बोली कि मैं इतने जनों को सिखाती हूँ, कुछ सीख के सब चले जाते हैं, मेरा फिर सिखाना मतलब, और ये तो इतना अच्छा बजाता है, अभी बजा रहा है, तो इसको भैया के पास भेज दो, ये तो बीच में चला जाएगा। तो उन्होंने मेरे फादर ने उनको प्रॉमिस किया कि आप इसको सिखाइए, मैं आपको प्रॉमिस देता हूँ, ये आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगा। और उन्होंने फिर बोला कि जब तक मैं नहीं बोलूँगी ये बार नहीं बजाएगा। आपका घराना और उसकी ख़ासियतें क्या हैं?
मेरा घराना मैयर सेनिया घराना जो अलाउद्दीन खान साहब जी 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 जिसके मैयर घराना। हाँ मैयर घराना हाँ हाँ सेनिया घराना तानसेन से, क्योंकि अलाउद्दीन खान साहब वजीर खान साहब से सीखे, जो डायरेक्ट तानसेन के वंशज लड़की की साइड से वंशज थे वो अच्छा। वजीर खान साहब, उनके गुरु वो थे, तो मैयर सेनिया घराना कहते हैं हम, अच्छा क्योंकि सेनिया घराना तो है ही जो तानसेन का घराना है। अच्छा हाँ, तो उसकी खासियत ये है कि गाना उनकी मतलब क्या नहीं है, उनके बाबा का जो सिखाने में था कि हर अंग उनके बजाने में था। अब ये अपने में कैपेबिलिटी है कि वो किसी को कितना उनसे ले सके थे लोग उस वक्त। जी बसंत जी एक सवाल कि आज के दौर में सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स हैं, डांस के लिए कॉम्पिटिशन्स हैं, बट इंस्ट्रूमेंट्स की बात आती है तो वो कहीं अनदेखे किए जा रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सिंगिंग नहीं, इंस्ट्रूमेंट जिस आप कंपटीशन की बात कर रहे हैं वो सब लाइट म्यूजिक उसके हो रहे हैं। हाँ क्लासिकल म्यूजिक के लिए ऐसे कोई बड़े कंपटीशन अभी भी नहीं, गाने के भी नहीं है। जी आप जो बात कर रहे हैं वो सब, क्योंकि उसमें आते हैं सब क्लासिकल सीख के, पर गाते सब बाद में जाके वो लाइट म्यूजिक टीचर्स हो जाते हैं। तो क्लासिकल के लिए वैसे होने चाहिए आज उस तरह के, उस लेवल के कंपटीशन क्लासिकल म्यूजिक के लिए स्पेशली होने चाहिए। बसंत जी हमारे जो श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, आपको देख और सुन रहे हैं और संगीत प्रेमी हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये संगीत एक आनंद लेने की वस्तु है, ये कोई उस तरह का आनंद नहीं है कि जैसे आप है ना कोई मतलब वो एक तरह से खो के उसमें आनंद लेने की चीज़ है उसको। कोई एक दिन की चीज़ नहीं कि आपको सुना और आनंद आ गया, जैसे 3 मिनट का गाना नहीं है वो, उसको आपको आनंद लेने के लिए अपने को तैयार करना पड़ेगा। क्या बात है। ये थे हमारे साथ पंडित बसंत कामरा जी, और जिन्होंने बताया कि संगीत 3 मिनट के लिए नहीं बल्कि आपको खुद को तैयार करना पड़ता है संगीत को समझने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पंडित नित्यानंद जी, जो हल्दीपुर से ताल्लुक़ रखते हैं और बांसुरी में आपकी महारत हासिल है। बांसुरी वादन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार। जी नित्यानंद जी, जैसे कि हमेशा होता है कि हम आपके शुरुआती सफ़र के बारे में पहले जानना चाहेंगे और उसके बाद फिर हम बांसुरी से रिलेटेड आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। तो मौसीकी से, संगीत से आपकी वाक़फ़ियत कब हुई? मेरे बचपन से ही हुई, जी क्योंकि मेरे पिताजी जो थे वो पन्नालाल जी के शागिर्द थे। पन्नालाल घोष जो बांसुरी के युग प्रवर्ता कहा जाते, और मेरे पिताजी उनके शागिर्द थे। इसके लिए मुझे संगीत के उनका रियाज सुन के एक संगीत में ऐसे ही आत्मसात किया था। और मेरा टैलेंट देख के मेरे पिताजी मुझे उनके पास, पन्नालाल जी के पास लेके गए। अच्छा तो वहाँ मेरी तालीम शुरू हो गई। तो उसके बाद में तो बड़ा लंबा सफ़र हो गया। जी जैसे पहले के दौर में ऐसा होता था कि जब मूवी हिट होती थी तो एक्टर और एक्ट्रेसेस पहचाने जाते थे, लेकिन जो स्क्रिप्ट राइटर होते थे उनकी कोई ख़ास पहचान नहीं होती थी। आज के दौर में भी ऐसा ही देखा जाता है कि कोई गाना हिट होता है तो उसमें जो सिंगर होता है या फिर एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं उनके नाम होते हैं। आप इसे कैसा देखते हैं कि एक जो वाद्ययंत्र बजा रहा होता है या जो उसका नाम उतना नहीं होता है, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, वैसे देखिएगा तो आप पंडित रविशंकर जी को देखिए, उस साथ बिस्मिल्लाह खां साहब को देखिए, बाबा को हमारे देखिए। उनके खाली पिक्चर देखने से लोग पहचानते हैं कि ये पंडित जी है, बाबा अलाउद्दीन खान साहब है, बिस्मिल्लाह खां साहब है, भीमसेन जी है। तो इससे कोई मतलब मुझे तो ऐसा फ़र्क नहीं लगता है। यहाँ पर एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पुराने वक्त की अगर हम बात करें तो जो संगीत के लिए जो साधना होती थी, जो साधक होते थे, उनके म्यार में आज कमी आई है। वो नाम जो आपने लिए, जो पहले अभी भी हम उन्हीं को लुक अप टू करते हैं, आज के वक्त में कलाकार ऐसे उभर कर सामने नहीं आ रहे हैं। इसकी क्या वजह देखते हैं आप? नहीं, क्योंकि अभी ये सिनेरियो एकदम चेंज हो गया है कि जो पहले जो कलाकार की लगन थी उसके लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं था। मतलब आजकल इतने डिस्ट्रैक्शन हो गए, टीवी हो गया, ये व्हाट्सएप हो गया, मोबाइल हो गया, तो इतना डिस्ट्रैक्शन हो गया। ईमेल, आर्टिस्ट रियाज करने के बदले में इनके पीछे ही लगा हुआ था कि अपनी इमेज कैसे बनानी है। करेक्ट। तो यहाँ से मतलब उनका रियाज या लगन जो है कम पड़ती है, तो इसलिए फ़र्क तो होएगा ही ना। तो बांसुरी में भी घराना होता है? बांसुरी में पहले घराना नहीं था, अच्छा। अब थोड़े नए घराना हो गए हैं। हर इंस्ट्रूमेंट का अपना एक फील होता है और एक तरह से आपकी रूह की तस्कीन होती है जब आप संगीत सुनते हैं।
मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बाँसुरी जब आप सुनते हैं तो किस तरह से आपके माइंड को या आत्मा को ये रिलैक्स करता है? बांसुरी का डबल इफ़ेक्ट होता है, अच्छा। क्योंकि जो बांसुरी बजाता है तो वो टाइम वो नेचुरल योगा का वो श्वास का नियंत्रण करता है। हाँ। तो श्वास का जब नियंत्रण होता है तो माइंड ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है। जैसे कि आप अगर इंटरेस्टिंग बुक पढ़ रहे हैं तो इंटरेस्टिंग है तो अपना मतलब श्वसन जो है वो एकदम निर्धारित हो जाता है और कंट्रोल डिसिप्लिन हो जाता है। वही प्रक्रिया उल्टी करने से मतलब अपना श्वसन अगर नियंत्रित करें और कंट्रोल करें तो माइंड सेटल हो जाता है। तो बांसुरी में ये बात होती है कि श्वसन का कंट्रोल जैसे योगा में होता है वैसा ये होता है, तो ऑटोमेटिकली माइंड कंट्रोल होता है। और अपना जब माइंड कंट्रोल होता है और जो संगीत बाद में वो प्रोड्यूस करेगा उसका इफ़ेक्ट वैसे ही लोगों के ऊपर होता है, लोग सुनने में, तो उनका भी माइंड वैसे ही कंट्रोल होता है। क्या ऐसा भी होता है कि अगर आप गायन सीख रहे हैं तो आपके लिए इंस्ट्रूमेंट की समझ आसान हो जाती है, और अगर आपने इंस्ट्रूमेंट सीखा है तो आपके लिए गायन की समझ आसान हो जाती है? तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब या गायन का मतलब क्या होता है? संगीत सीखना। संगीत के आत्मसात करने से दोनों मतलब जो भी फील्ड है उसमें आप आसानी हो जाती है। जाते जाते हमारे जो श्रोता और दर्शक आपको इस वक्त देख और सुन रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप संगीत से जुड़ा हुआ? मैसेज तो मैं देने के लायक नहीं हूँ, इतना समझता हूँ, लेकिन एक मेरा विचार मैं इनके सामने पेश करना चाहता हूँ कि अपनी कला को, अपनी संस्कृति को अभिमान रखो और उसको ही मतलब आगे बढ़ाओ जो प्योरेस्ट फॉर्म में है, और प्योर रखने की कोशिश करें बस। बहुत बहुत शुक्रिया नित्यानंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।